हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कुछ थ्योरी टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जाम में एज ए शॉर्ट नोट वगैरह पूछ लिए जाते हैं। आज हमारा टारगेट है थ्योरी को कवर करना, थ्योरी को कंप्लीट करके लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पूरा पार्ट कंप्लीट करना। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मीनिंग तो डिस्कस कर ही लिया था। एक तो छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे अगर आपको कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। पहले तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन लिखनी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम एक्सपेंडिचर, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट ओवर द पीरियड मेजरमेंट करते हैं। जब हमारे माइंड में आइडिया आता है रिगार्डिंग कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तब से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट से ऑब्सोलीट नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम जो भी रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो सारा का सारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कंप्लीट होता है। ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो 3 करेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बताई गई है, जो कि आप प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद बहुत इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट ओवर सेवरल कैलेंडर पीरियड्स थ्रू आउट दियर एंटायर लाइफ साइकिल। आपने स्टार्टिंग को जो क्वेश्चंस किए आप उसमें देख सकते हो, हम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 अलग अलग कॉस्ट और रेवेन्यू और प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप कॉस्ट और रेवेन्यू को ट्रेस कर पा रहे हो। हम सिंगल प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो हर एक प्रोडक्ट के लिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग स्टेटमेंट अलग अलग बनेगा और ओवर सेवरल कैलेंडर ईयर्स वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की लाइफ आप क्या एस्टिमेट कर रहे हो उस पे। जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 3 साल की लाइफ थी, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के लिए हम अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे थे। इसी तरीके से आप वहां पे जब कॉस्ट शीट बना रहे थे तो रिसर्च की कॉस्ट अलग, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ये कॉस्ट आप लिख रहे थे प्री मैन्युफैक्चरिंग में, एंड टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कॉस्ट, मैग्नीट्यूड मतलब इम्पैक्ट, मैग्नीट्यूड मतलब इम्पैक्ट, इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कॉस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड कंपेयर विद प्रोडक्ट रेवेन्यू। ये कितनी कॉस्ट है किस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आप यहाँ पे एनालाइज करते हो और रेवेन्यू से के कंपैरिजन में ये कॉस्ट कितनी है, ज़्यादा है, कम है। हमने क्वेश्चन किया भी था परसेंटेज टर्म में, हमने वहाँ पे कॉस्ट शो की थी, परसेंटेज टर्म में हमने वहाँ पे कॉस्ट शो की थी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम परसेंटेज जब शो कर रहे थे तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल रहा था कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में डिजाइनिंग की कॉस्ट क्या है या प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, अलग अलग कॉस्ट आप वहाँ पे ट्रेस कर पाते हो। और तीसरा ऑफ कोर्स असिस्ट रिपोर्ट जनरेशन फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट क्या है? एक रिपोर्ट ही तो है, में आप कॉस्ट और रेवेन्यू शो करते हो एस्टिमेशन बेसिस पे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे हम हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग ट्रेस करते हैं। रिसर्च, डिजाइनिंग, प्लानिंग, दैट इज प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू का क्या पार्ट है वो आप यहाँ पे एनालाइज कर पाते हो। और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग नथिंग, इट इज ए रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो कि अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे, तो आप मीनिंग लिखो और उसके बाद ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हो। एक बार इसको रीड करके देखो, अंडरस्टैंड करके देखो। थ्योरी में हमेशा मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है, मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं बोलता हूँ आप खुद रीड करके देखो। हालांकि ये वीडियो क्लासेस हम अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश यही होती है कि हम जैसे फेस टू फेस में एक बार पढ़ाने के बाद बच्चों को बोलते हैं बेटा पढ़ के देखो, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम वीडियो क्लासेस में भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा।
जब तक आप इसको पढ़ के नहीं देखोगे तब तक आपके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होगी। मैंने जो बताया वो किस सेंस में, किस टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड करके देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, 3 पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या फेजेज होती है, ये आपके लिए नया नहीं है। अगर आपने सीए में, इंटर में ऑपरेशन मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आता है। थियोरेटिकल आता है, प्रैक्टिकली नहीं आता। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आता है, वहाँ पे भी 4 स्टेजेस मेंशन होती है। कौन कौन सी 4 स्टेजेस? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, जब आप नया नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में। देन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में ग्रो करता है, ग्रोथ स्टेज। देन मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, ग्रोथ होना बंद हो जाता है। और लास्ट में डिक्लाइनिंग फेज आ जाती है, ग्रोथ तो भूल जाओ, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। देयर आर 4 phases in product life cycle. First is introduction, second is growth, third is maturity and fourth is decline. एक तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्टेजेस याद होनी चाहिए। इसके अलावा इन स्टेजेस में क्या होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज। देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज में एक कंपनी एक नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कि कस्टमर के लिए बिल्कुल नया होता है। तो इसमें क्या होता है, तो सेल्स वॉल्यूम होता है आपका कम ही होता है कि नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट का आदी होने की अभी टाइम लगेगा, आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मार्केट में सेल वॉल्यूम इंट्रोडक्शन स्टेज में कम होता है। प्राइसेस की बात करें तो प्रोडक्ट आपका है, नया नया प्रोडक्ट जब आता है मार्केट में हमेशा उसका प्राइस ज़्यादा होता है। इवन जब सीजन चेंज होता है, मार्केट में नई वेजिटेबल्स आती है, तो आप देखते हो उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आता है तो उसके प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं। थर्ड पॉइंट, रेशियो ऑफ प्रमोशन एक्सपेंसेस टू सेल्स। सेल्स के कंपैरिजन में अगर प्रमोशन एक्सपेंसेस की बात की जाए तो जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया होता है तो आपको कस्टमर को बताना होता है, देखो मैंने ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है। तो उसके लिए आपको प्रमोशन पे खर्चे काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाईएस्ट जितना आप कर सकते हो करने पड़ते हैं। कंपटीशन की मैं बात करूं तो कंपटीशन मार्केट में ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है कि आपने वो नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। प्रॉफिट्स की बात करें तो स्टार्टिंग में आपके खर्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्रमोशन पे, प्रोडक्शन पे इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रॉफिट आपको ना के बराबर होता है, नहीं होता मतलब, या फिर इस सिचुएशन में ड्यू टू हैवी इनिशियल कॉस्ट आपके प्रॉफिट नील या स्टार्टिंग में आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स वॉल्यूम कम होता है, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट हाई होते हैं, सेल प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, कंपटीशन मार्केट में ना के बराबर होता है और प्रॉफिट भी आपको नहीं होता। बट कुछ टाइम के बाद जब आप प्रमोशन वगैरह पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज में खर्चा ज़्यादा करोगे तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगने लग जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी।
तो होगा क्या, सेल्स वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइज इन सेल्स लेवल, सेल आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो भी काफी तेजी से आपकी सेल बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट पे आपकी सेल बढ़ती है। प्राइसेस अभी भी हाई होते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर अभी भी नहीं आए हुए होते। प्रमोशन एक्सपेंसेस की बात करें, प्रमोशन एक्सपेंस थोड़े आप कम कर सकते हो क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट जानने लग गए। तो रेशियो ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स, दैट इज प्रमोशन एक्सपेंसेस, इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स। एक तो आपकी सेल बढ़ गई, इसकी वजह से रेशियो देखोगे तो प्रमोशन का रेशियो वैसे ही कम हो जाएगा। बाकी आपके प्रमोशन एक्सपेंसेस भी आप कम कर देते हो थोड़े थोड़े, क्यों, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को लोग मार्केट में जानने लग जाते हैं। कंपटीशन शुरू हो जाता है क्योंकि जब कॉम्पिटिटर को लगता है कि यार ये नया मार्केट में प्रोडक्ट आया और इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो नई नई कंपनियां उस तरीके के प्रोडक्ट को मार्केट में बनाने के लिए और बेचने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पे आपको एंट्री ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटर आना शुरू हो जाते हैं ग्रोथ स्टेज में। प्रॉफिट, जब आपकी सेल बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आपके प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, आपकी सेल तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। प्राइसेस अभी भी आपके हाई रहते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं आए हुए होते। प्रमोशन एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन विद सेल कम हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आने शुरू हो जाते हैं और प्रॉफिट आपका तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। देन ग्रोथ के बाद आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है, सेल्स ना बढ़ती है ना गिरती है, और अगर मैं कहूँ सेल बढ़ती भी है तो बहुत कम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ती इतनी ग्रोथ स्टेज में बढ़ रही होती है। तो मैच्योरिटी में क्या होता है, सेल्स लेवल में भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले बट डिक्रीजिंग रेट पे। यहाँ पे अगर डबल ट्रिपल हो गया तो यहाँ पे 5%, 10% इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। प्राइसेस की बात करें तो मैच्योरिटी स्टेज में प्राइसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रोथ स्टेज के एंड में जाते जाते मार्केट में कॉम्पिटिटर काफी ज्यादा आ जाते हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैच्योरिटी स्टेज में प्राइसेस आपको कम करने पड़ते हैं। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन एक्सपेंसेस आप नॉर्मल कर देते हो, रेशियो रीचेज ए नॉर्मल लेवल ऑफ सेल्स, और कम कर देते हो, सिंपल सी बात। कंपटीशन, अब फियर्स कंपटीशन, मतलब तगड़ा वाला कंपटीशन, बहुत ज्यादा वहां पे मार्केट में सेलर्स इस प्रोडक्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट्स की बात करें तो जब कंपटीशन बढ़ गया तो आपके प्रॉफिट्स नॉर्मल रेट पे आ जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, सिंपल सी बात करूं। मैच्योरिटी स्टेज में आप कह सकते हो सिर्फ सेल बढ़ती है बट डिक्रीजिंग लेवल पे, प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस नॉर्मल रेट पे आ जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट भी नॉर्मल रेट पे आ जाते हैं। लास्ट स्टेज तो डिक्लाइनिंग स्टेज हो जाती है, सेल आपकी गिरना शुरू हो जाती है। सेल्स लेवल ऑफ, ऑफ मतलब गिरना शुरू हो जाती है आपकी सेल्स लेवल, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, सेल्स आपकी कम होना शुरू हो जाती है, प्राइसेस भी कम होना शुरू हो जाते हैं। प्रमोशन एक्सपेंसेस आप खत्म कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो प्रमोशनल एफर्ट एज द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर इन डिमांड, मार्केट में उस प्रोडक्ट की अब डिमांड खत्म होने वाली है, तो प्रमोशन पे खर्चे आप बंद कर देते हो। कंपटीशन भी खत्म होने लग जाता है। क्यों, कि जब मार्केट में ही डिमांड नहीं रहेगी प्रोडक्ट की, कंपटीशन क्या, मेरे पास 2 यूनिट पड़ी है तो पड़ी है, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है उसको। प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट आपके कम होने शुरू हो जाते हैं। क्यों, कि प्राइस आपका कम हो गया, कंपटीशन आपका बढ़ गया, और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं, के लिए कस्टमर अट्रैक्ट होता है नए प्रोडक्ट के लिए, और पुराने प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो जाते हैं। मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, सेल गिरना शुरू हो जाती है, प्राइसेस और गिरना शुरू हो जाते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस भी गिरा देते हो आप, कंपटीशन भी कम हो जाता है क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रहती, प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में एवरीथिंग विल बी रिड्यूस्ड, एवरीथिंग विल बी डिक्लाइन। आप देख सकते हो एक डायग्राम है, में ये 4 स्टेजेस शो की गई है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपकी सेल शुरू होती है, लेकिन ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल तेजी से बढ़ती है। मैच्योरिटी में थोड़ा सा मे बी सैचुरेशन या बढ़ता हुआ दिखे, बट लास्ट में डिक्लाइनिंग में ये सेल आपकी
गिरना शुरू हो जाती है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेजेस पे, 4 स्टेजेस लिख देना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अगर आप इस तरीके की टेबल शो कर सको तो बेस्ट रहेगा। कि सिंपल इस तरीके की टेबल अगर आप बनाना चाहो तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि सर 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट में मुझे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग में क्या होता है वो लिखना है, और साथ में ये डायग्राम बना देना। आपको पूरे में से पूरे नंबर वहां पे मिलने के चांसेस रहेंगे। हेडिंग पुट करो अगर आप कॉपी कर रहे हो तो, अदरवाइज आप एक बार रीड जरूर करके देखो पेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टॉपिक को। के बाद एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसमें हमें यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं तो याद रखने हैं। पहला पॉइंट है टाइम बेस्ड एनालिसिस। टाइम बेस्ड एनालिसिस क्या है? आप देख रहे हो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम टाइम बेस्ड रेवेन्यू और कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सर ईयर 1 में ये रेवेन्यू होगा, ये कॉस्ट होगी, ये प्रॉफिट होगा। ईयर 2 में ये रेवेन्यू होगा, ये कॉस्ट होगी, ये प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है? को बोला जाता है टाइम बेस्ड एनालिसिस। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग involves tracing of cost and revenue of each product over several calendar periods throughout their life cycle. Cost and revenue can analyze by time periods. सर फर्स्ट ईयर में ये कॉस्ट होगी, सेकेंड ईयर में ये कॉस्ट होगी, थर्ड ईयर में ये कॉस्ट होगी, फर्स्ट ईयर में ये रेवेन्यू होगा, सेकेंड ईयर में ये रेवेन्यू होगा, थर्ड ईयर में ये रेवेन्यू होगा। The total magnitude, that is impact of cost for each individual product, can be reported and compared with product revenue generated in various time period. पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है, टाइम बेस्ड एनालिसिस। सर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम हर एक साल का रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट अलग अलग एनालाइज करते हैं, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली एनालाइज करते हैं। सेकेंड पॉइंट ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस। ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस आपको अगर याद हो तो आप जो टोटल कॉस्ट शो करते हो लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट में 3 पार्ट्स में करते थे, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन या फिर पोस्ट प्रोडक्शन। तो इसके अंदर प्री प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन भी है, पोस्ट प्रोडक्शन भी है। तो मतलब प्रोडक्शन के खर्चे और नॉन प्रोडक्शन के खर्चे दोनों हम कंसीडर करते हैं।
तो हम यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेट करे, चाहे वो प्रोडक्शन से पहले हो, चाहे वो प्रोडक्शन के बाद हो। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आर अकाउंटेंट, नो डाउट हम प्रोडक्शन कॉस्ट तो कंसिडर करते ही हैं, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द रूटीन अकाउंटिंग सिस्टम, और जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम नॉर्मल होता है वो फॉलो भी करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए। हाउ एवर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि प्री प्रोडक्शन में R&D डिजाइन था, पोस्ट प्रोडक्शन में मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस की कॉस्ट थी, आर लेस विजिबल ऑन ए प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फोकसेस ऑन रिकॉग्नाइजिंग बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। कहते हैं नॉर्मली ये जो प्री मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं ये कम विजिबल होते हैं, बट लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट इस तरीके से बनाई गई है वो खर्चे भी इसमें प्रॉपरली आपको विजिबल होते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है टाइम बेस्ड एनालिसिस का, ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस हम करते हैं, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट हो चाहे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो। थर्ड पॉइंट है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम कंसिडर करते हैं, बिल्कुल R&D, डिजाइनिंग, प्लानिंग। द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ R&D एंड डिजाइन is long and costly. A high percentage of total product cost may be incurred before commercial production begin. Hence, the company needs accurate information on such cost for deciding whether to continue with the R&D or not. तो हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में प्री मैन्युफैक्चरिंग, प्री प्रोडक्शन, R&D डिजाइनिंग के खर्चे भी लेते हैं, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी मोटा खर्चा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को R&D के टाइम पे ही ये सोचने पे मजबूर कर सकता है क्या हमें R&D आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका टाइम बेस्ड एनालिसिस, सेकंड हो जाएगा ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस, थर्ड हो जाएगा प्री प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, फोर्थ है इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजंस। अगर मैं रेवेन्यू पार्ट छोड़ दूं, केवल लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट में कॉस्ट का पार्ट ले लूं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तो सिंपल सी बात है मैं वहां पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं तो मैं उसके बेसिस पे एक प्राइसिंग डिसीजन भी ले सकता हूं कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव should include market consideration on one hand and of course cost consideration on the other. No doubt मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है, बट आप प्राइस डिसाइड करते हुए कॉस्ट भी तो कंसिडर करोगे, तो कि आप लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा स्टडी नोट नंबर 1 का पार्ट 2 होगा टारगेट कॉस्टिंग। तो उसका यहाँ पे जस्ट नाम लिखा हुआ है, क्या होता है, किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग हेल्प एनालाइज बोथ दीज कंसिडरेशन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मार्केट में क्या डिमांड होगी वो भी देखेगा, और साथ में क्या कॉस्टिंग इनकर होगी वो भी देखेगा। both these consideration and arrive at optimal pricing decision। तो आप कह सकते हो कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्राइसिंग डिसीजन में भी मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन ए मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। आपने जो रेवेन्यू और कॉस्ट का एस्टिमेशन किया अगर वो एक्यूरेट हो जाए, रियलिस्टिक हो जाए, तो एटलीस्ट विद इन ए पर्टिकुलर लाइफ साइकिल स्टेज बेटर डिसीजन कैन बी मेड। कि हमें पता है कि 4 स्टेजेस आनी है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग। अब जब मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात करूंगा तो मैं इंट्रोडक्शन स्टेज का भी एस्टिमेशन करूंगा। अगर मेरा एस्टिमेशन इंट्रोडक्शन स्टेज का सही हो जाए या फिर उसमें कोई वेरिएशन आ जाए तो सिंपल सी बात है उसके बेसिस पे मैं के लिए या अदर स्टेजेस के लिए डिसीजन ले सकता हूं। कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग
डिसीजन मेकिंग में भी हमारी मदद करता है। 6th पॉइंट, लॉन्ग रन होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक मतलब एम्फेसाइज किस चीज पे हम जोर देते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमारा व्यू जो रहता है वो मेनली व्यू रहता है लॉन्ग रन पे। शॉर्ट टर्म पे हम ध्यान देते हैं बट कम ध्यान देते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैन प्रमोट लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग, तब आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, इन कॉन्ट्रास्ट टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रिवॉर्डिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अप्लाई करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट दिखाई देंगे, ना कि शॉर्ट टर्म में। इट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर कंसिडरिंग टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट over the entire life cycle of a product, in turn facilitates analysis of parts of the whole where cost effectiveness might be improved। और हम टाइम टू टाइम ये एनालाइज करते रहते हैं कहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मेन टारगेट है लॉन्ग रन व्यू। लॉन्ग रन में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा या लॉन्ग रन में हमें इसके बेनिफिट मिलेंगे। 7th पॉइंट है लाइफ साइकिल बजटिंग। Of course, life cycle costing is also known as life cycle budgeting. Life cycle budgeting मतलब life cycle costing with the target costing principle, तो कि अभी हमें नहीं पता कि target costing के क्या principle है। Facilitate scope for cost reduction at design stage itself। सिंपल आप यहाँ पे ये माइंड में रख सकते हो, सर जब हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को टारगेट कॉस्टिंग के साथ अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। सिंस कॉस्ट आर अवॉइडेड बिफोर दे आर कमिटेड और लॉक्ड इन द कंपनी इज बेनिफिटेड। और कॉस्ट रिडक्शन कब करने की कोशिश करते हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में ही करने की कोशिश करते हैं। 7th पॉइंट हो जाएगा हमारा लाइफ साइकिल बजटिंग के बेनिफिट। और 8th इज रिव्यू। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रोवाइड्स स्कोप फॉर एनालिसिस ऑफ long-term picture line of profitability, feedback on the effectiveness of life cycle planning, and cost data to clarify the economic impact of alternative chosen in design, engineering phase, etc. तो टाइम टू टाइम आप क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो जो भी आपने लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट या लाइफ साइकिल बजट बनाया है, और अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो देयर आर 8 पॉइंट्स रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सर पहला पॉइंट है टाइम बेस्ड एनालिसिस, दूसरा है ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस, तीसरा है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, फोर्थ है इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजन, फिफ्थ है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग, सिक्स्थ है लॉन्ग रन होलिस्टिक व्यू, 7th इज लाइफ साइकिल बजटिंग विद टारगेट कॉस्टिंग, कॉस्ट रिडक्शन में आपकी हेल्प करेगा, 8th इज रिव्यू। एक बार ये 8 पॉइंट आप रीड करके देखो, और मेरा ये मानना है अगर आप हेडिंग भी याद रख लोगे 8 पॉइंट तो आप अंदर का मैटर काफ़ी इजीली लिख सकते हो, प्रैक्टिकल जो हमने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे। एक बार इसको रीड करके देखो।
के बाद ये फॉर्मेट का जो एप्लीकेशन है वो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किया ही है। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू भी बनते हैं इसमें, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें। एक तो है इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। जब आप एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी इंक्लूडेड, इनमें से कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जाते हैं। 5 आइटम गिवन आपके पास। प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट डिजाइन कॉस्ट, अगर आप याद करोगे तो प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम प्लानिंग कॉस्ट और डिजाइनिंग कॉस्ट कवर करते हैं। प्रीलिमिनरी एंड डिटेल्ड डिजाइन कॉस्ट, ये भी डिजाइनिंग कॉस्ट ही है, तो प्री मैन्युफैक्चरिंग में कवर होती है। टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन के बाद और माल को बेचने से पहले टेस्टिंग होती है, तो पोस्ट प्रोडक्शन जो पार्ट होता है उसमें टेस्टिंग कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बोलते ही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी पोस्ट प्रोडक्शन में कवर होता है। इसका मतलब ये पांचों की पांचों कॉस्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कवर होती है। तो आंसर होगा आपके पास 1 होगा ऑल ऑफ द अबव, डी एंड ई, टीडीई, टी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आर कवर्ड इन लाइफ साइकिल कॉस्ट। और एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल कॉस्ट कंसीडर क्रेडल टू ग्रेव कॉस्ट। क्रेडल मतलब इन्फेंट से लेकर लास्ट तक ऑब्सोलीट जब तक प्रोडक्ट नहीं हो जाता। केवल और केवल फ्यूचर कॉस्ट, केवल और केवल प्रेजेंट कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। अगर आपको याद हो तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज क्रेडल टू ग्रेव कॉस्टिंग, वॉर्म टू टॉम्ब कॉस्टिंग भी इसको बोला जाता है। तो आंसर विल बी ए, क्रेडल टू ग्रेव कॉस्ट। दिस इज ऑल अबाउट आवर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पार्ट। और आपको इन 6 क्लासेस में जो कवरेज करवाई गई है, इस सारी की सारी 100% कवरेज करवाई गई है। इन नोट्स को बनाते वक्त किन चीज़ों को कवर किया गया है अगर मैं क्लियर कर दूं, आपके स्टडी मटेरियल को हमने कवर किया है। सीएमए फाइनल का स्टडी मटेरियल हमने कवर किया है। आपका स्टडी मैट मतलब सीएमए फाइनल के स्टडी मैट को कवर किया है। सीएमए फाइनल के अभी तक जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं वो सारे के सारे हमने कवर किए हैं। इंस्टीट्यूट जो वर्क बुक इश्यू करता है उस वर्क बुक को कवर किया गया है। तो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे वो हमने कवर करने की कोशिश करी है। इवन जो एमसीक्यू की बुक इंस्टीट्यूट इश्यू करता है उसमें केवल 2 ही एमसीक्यू से रिलेटेड टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वो हमने एमसीक्यू कवर किए हैं। तो कहने का पर्पज ये है, इन 6 वीडियोस को कवर करने के बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं बचता तो कि आपके एग्जाम में अलग से आ जाए। 100% कवरेज हमने यहाँ पे की है। स्पेसिफिकली ये जो क्लासेज है सीएमए फाइनल एससीएम के लिए ही है, ना हमने सीए को ध्यान में रखा है, ना हमने कोई अदरवाइज किसी कोर्स को ध्यान में रखा है। केवल और केवल फोकस है सीएमए फाइनल एससीएम। स्टडी मेट, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, वर्कबुक, एमसीक्यू बुक, एवरीथिंग इज कवर्ड इन नोट्स एंड वीडियोस। तो आपको इसके अलावा कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टारगेट है हमारा 95+ मार्क्स का, और वो हम लेकर आएंगे अगर हम इनको अच्छे से रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टडी नोट नंबर 1 पार्ट 2 टारगेट कॉस्टिंग के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।